हाँ बेटा देखो, अब हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। देखो इम्यूनिटी क्या होता है, हमारी बॉडी में ना कुछ पर्टिकुलर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं या बॉडी के सिस्टम होते हैं जो कि किसी पैथोजन को आने के लिए रोकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो किसी भी पैथोजन या डिजीज को क्योर करे या फिर उसे रोके, प्रिवेंट करे, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। अब या तो वो बचपन से होगी इनेट इम्यूनिटी, देखो प्रेजेंट सिंस बर्थ, या तो वो ऑन द स्पॉट डेवलप होगी, डेवलप ड्यूरिंग द पैथोजन अटैक, जैसे कोई पैथोजन अटैक करेगा तो। अब जैसे कि इनेट इम्यूनिटी भाई बचपन से कौन सी होगी, सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें पहला जैसे कि स्किन, या इसे बोलते सकते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर भाई वो बैरियर जो कि फिजिकली हो और हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन अटैक को रोके। जैसे कि एग्जांपल स्किन, म्यूकस, है ना, ये सब क्या है, दीज आर फिजिकल बैरियर्स। और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन को, भाई स्किन, अगर स्किन ना होता तो कोई भी पैथोजन कहीं भी अगर कटे तो वहां पे से पैथोजन जा सकता है, तो इसलिए स्किन एक बैरियर की तरह रोल करता है। फिर म्यूकस, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में कोई जैसे बाई चांस हम गलती से कोई बैक्टीरिया या कोई भी प्रोटोजोआ चला गया हमारे पेट में, तो जाने में उसे काफी लंबा टाइम लग जाता है, नहीं जा पाता क्योंकि म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल क्या, यानी कि या तो हमारे स्टमक का पीएच, यानी फिजियोलॉजी, पीएच, टेम्परेचर, ये सब। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, हमारा पीएच ऑफ द बॉडी, पीएच, सलाइवा, भाई अभी बताया मैंने हमारे सलाइवा में ना कई सारे एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होते हैं और एंटीवायरल भी प्रोटीन होते हैं कुछ। तो सलाइवा, टीयर्स, ये सब क्या है, ये दीज आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फैक्ट है भाई। फिर उसके बाद देखा जाए तो सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर वो बैरियर यानी सेल्स कैसे वर्क करेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो सबको पता है कि भाई WBC होते हैं इंपॉर्टेंट, वो करते हैं हमारे बॉडी में किसी को भी आने में रोकते हैं। WBC में भी पता है, अगर मैं ब्लड सेल्स की बात करूं तो WBC में भी मेन होते हैं इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। बाकी आगे जब पढ़ोगे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में वर्क करते हैं। तो ब्लड सेल्स में जो WBC होते हैं ना, उनमें स्पेशली तुम चाहो तो WBC भी लिख सकते हो वैसे, WBC, ओके। या फिर इनको एक और एग्जांपल है डेंड्राइटिक सेल्स, तो तुम्हारे, या फिर तुम इसमें लिखो मास्ट सेल्स, ये तुम्हारे बुक में दे रखा है, ओके। फिर कुछ होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। साइटोकाइन बैरियर्स क्या, यानी कि साइटोकाइंस वो होते हैं जो किसी भी सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करे या फिर उसको रोकने में। तो साइटोकाइंस बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, बेसिकली दे आर एंटीवायरल प्रोटीन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका इंटरफेरॉन गामा, ये इंटरफेरॉन गामा या इंटरफेरॉन लिखो, ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे उसमें इंटरफेरॉन लिखा, इंटरफेरॉन गामा हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये एंटीवायरल इन नेचर होता है, एंटीवायरल यानी वायरस को मारने के लिए भी हमारे सलाइवा में, ब्लड में ये इंटरफेरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट बैरियर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से एडेप्टिव इम्यूनिटी, अच्छा अगर मैं तुम्हें WBC के थोड़ा सा टाइप लिख दूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे, तो WBC के ये टाइप जो है, ये देखो, सबसे पहला इस्नोफिल, इस्नोफिल्स, ओके। दूसरा बेसोफिल, तीसरा है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ओके। चौथा है मोनोसाइट्स और पांचवा है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के बारे में हम यहां पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट ही आगे जाके बनाते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मोनोसाइट आगे जाके बनाते हैं मैक्रोफेजेस, ध्यान रखना, ओके। तो अगर इसका बनाते हैं मैक्रोफेजेस, ओके। देखो इस्नोफिल बेसिकली पता है क्या, एलर्जी जो होती है तुम्हें, वो उसमें
इस्नोफिली रिस्पॉन्स करता है। हमारे नोज में बहुत सारे इस्नोफिल्स होते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स करते हैं, बेटा, रोकते नहीं है, ध्यान रखना। फिर ये इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्स करते हैं, इन्फ्लामेशन। ओके, ये फैगोसिटिक है, दोनों फैगोसाइट्स करते हैं, यानी कि दोनों फैगोसाइट मतलब होता है किसी बैक्टीरिया या कोई प्रोटोजोआ कुछ भी है उसको निगल जाना, ठीक है, तो ये फैगोसिटिक होते हैं, फैगोसिटिक। ओके, तो ये होते हैं WBC। अब अगर हम देखें एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होते हैं? ड्यूरिंग द पैथोजन अटैक। अब ये भी दो तरह की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड और एक होती है ह्यूमरल। यानी सेल मीडिएटेड यानी जिसमें सेल्स प्ले रोल करें, और ह्यूमरल में कुछ लिक्विड हमारे ब्लड में बनता है वो वर्क करता है, वही देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखो बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें अगर हम, तो दो तरह के सेल्स होते हैं जो मेन इसमें रोल करते हैं, वो होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स ही होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स प्ले रोल इन CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। देखो ये कैसे वर्क करते हैं, अभी मैं यहाँ पे सीक्वेंस बनाऊंगा, बहुत इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। तो देखो 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। सबसे पहला होता है टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। भाई टी लिम्फोसाइट को टी सेल कहते हैं और बी लिम्फोसाइट को बी सेल। अब यहां पे ध्यान क्या देना है इंपॉर्टेंट, कि ये प्रोड्यूस क्या होता है। देखो ये जितने भी हमारे WBC हैं या RBC हैं, दीज ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो किसी भी बोन्स के, कोई भी बोन हमारे बॉडी में कोई भी बोन्स हो, उस बोन, मान लो मैंने सपोज कोई बोन बनाया, उस बोन के अंदर जो मैरो यानी ये खाली एरिया होगा इसको बोलेंगे बोन मैरो। दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। इसमें दो होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखना, मेन होता है क्या, बोन मैरो। और यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं क्या, WBC एंड RBC। तो RBC एंड WBC, ओके। तो RBC WBC यही प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखना, बोन मैरो में। और तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट कहां प्रोड्यूस होंगे, बोन मैरो में। तो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस तो बोन मैरो में होता है, प्रोड्यूसेस इन बोन मैरो, बट मेच्योर, यानी फंक्शनल कहां बनता है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में आके। थाइमस जस्ट हमारे स्टर्नम से पीछे होता है बेटा, स्टर्नम होता है, ये हड्डी होती है यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे होता है थाइमस। तो बट मेच्योर इन थाइमस, इसीलिए तो बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बात समझ रहे हो बेटा, टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट क्यों, क्योंकि टी मतलब थाइमस, इट मेच्योर इन थाइमस। पर बी की बात करें तो इट मेच्योर्स एंड प्रोड्यूस्ड, तो या सिमिलर को, इट इज प्रोड्यूस्ड and matured in bone marrow, तो bone marrow is the part where all the blood cells are formed, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब टी सेल्स भी ना दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ टी सेल्स, ओके। टी सेल्स की बात करूं तो टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल आगे जाके दो तरह के सेल्स बनाएंगे। पहला टी सी सेल्स और टी एच सेल्स, इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसे टीसी बोलते हैं, और इसे कहते हैं हेल्पर टी सेल, ओके। ये बात ध्यान रखना। अब
इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या करता है, इट किल्स पैथोजन, इसलिए साइटोटॉक्सिक, किल्स पैथोजन। ओके, जबकि इट गिव्स सिग्नल टू बी सेल, यानी बी सेल को सिग्नल देगा और फिर बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सेल मीडिएटेड पहला था हमारा, और दूसरा ह्यूमोरल, भाई पहला सेल मीडिएटेड, दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओके, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी सेल एक्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे, ओनली बी सेल्स आर फंक्शनल, या ये लिखो ओनली बी सेल्स परफॉर्म। ओके, अब सुनो बेटा, सिर्फ बी सेल वर्क करते हैं। क्या होता है, बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये ध्यान रखना, एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं कुछ। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है, बी सेल प्रोड्यूस करते हैं बेटा। और एक बात ध्यान रखना, पता है एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी एक पैथोजन, यानी मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है उसके लिए एक अलग एंटीबॉडीज होगा, टाइफाइड के लिए अलग होगा, यानी एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच आर स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब एक कॉमन एक डायग्राम देखो कैसे प्रोसेस वर्क होता है। ध्यान से देखो, मान लो मैंने बोला कोई पैथोजन है, ठीक है, अब कोई पैथोजन है, तो पैथोजन पहले पता क्या करेगा, पैथोजन जैसे हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ओके, तो दिस पैथोजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये पैथोजन रिकॉग्नाइज्ड होगा, रिकॉग्नाइज्ड, दिस पैथोजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल। तो यहां पे टी सेल होंगे, सिर्फ टी सेल। देखो पहले टी सेल नॉर्मली टी सेल होते हैं, बाद में वो दो भागों में डिवाइड होंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन, कैसा पैथोजन है ना उसके बेस पे। अब ये दो तरह के टी सेल में डिवाइड होंगे, पहला टीसी और दूसरा टीएच। टीएच यानी हेल्पर, अब पता है ना तुम्हें बेटा टीएच क्या करेगा, दिस टीएच, टीसी विल किल द पैथोजन, भाई जो आए थे। और मान लो ये दो तीन को किल कर पाएगा, बाकी तो इधर उधर चले गए, मान लो बॉडी में गए, तो जब टीसी ने जब तक रिकॉग्नाइज किया ये पैथोजन, बहुत सारे अपने कॉपीज बना लिए और कहीं और चले गए, तो ये टीएच को सिग्नल, टीएच के थ्रू सिग्नल देगा किसको, बी सेल को, किसको, बी सेल को। और ये देखो बी सेल को सिग्नल देगा और बी सेल फिर प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज मैं मान लो ऐसे बनाते, देखो एंटीबॉडीज बेसिकली ऐसे होते हैं, ओके, तो ये प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज आगे जाके, और ये एंटीबॉडीज किल द पैथोजन, किल्स पैथोजन। समझ आया? तो ऐसे हमारी बॉडी में ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करता है, ध्यान रखना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मान लो कभी ना, अब जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना वो बैक्टीरिया के लिए बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर वायरस वाले बीमारियों के लिए बनते हैं एंटीबॉडीज। यानी बी सेल कब काम करेगा ज्यादातर, जब वायरल बीमारी होगी, ठीक है, और नॉर्मली टी सेल्स बैक्टीरिया के लिए किल कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ओके। अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का देखो, अगर डायग्राम देखो ना, हाँ तो देखो अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज के कौन कौन से शेप होते हैं और एंटीबॉडीज कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ एंटीबॉडीज अगर देखें हम, शेप ऑफ एंटीबॉडी, तो ध्यान से देखो, ये बना होता है दो हैवी और दो लाइट चेन का। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। ये देखो, एक लॉन्ग चेन इसे बोलते हैं हैवी चेन क्योंकि बड़ी होती है थोड़ी सी, और दूसरा
छोटी सी चेन होती है जिसे बोलते हैं लाइट चेन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो किसी भी एंटीबॉडीज में 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन, तो इसको हम H2L2 भी कहते हैं। H2L2, H मतलब हैवी, L मतलब लाइट, ठीक है। तो ये H2L2। अब ध्यान सुनना बेटा, दिस इज द लाइट चेन एंड दिस इज हैवी चेन, और ये चेन आपस में कनेक्टेड होती है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये ध्यान रखना, किससे? SS यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड में बेसिकली सल्फर ही होता है जो मेन हेल्प करता है, ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड अगर देखा जाए तो वो सिस्टीन होता है, ठीक है। अब ये तो लाइट और हैवी चेन है ना, इनके बीच में एक रीजन होता है बेटा, एक रीजन होता है, इसको मैं ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा, ऐसा रीजन जहां पे एंटीजन बाइंड होगा। देखो एंटीबॉडीज है, इस एंटीबॉडी से कौन बाइंड होगा? एंटीजन। तो इस रीजन को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसको बोलते हैं क्या? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम बोले एक एंटीबॉडीज का, तो एंटीबॉडीज, अच्छा एक बात ध्यान सुनो, एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्यों? क्योंकि देखो इम्यून सिस्टम में वर्क कर रहा है और ग्लोबिन प्रोटीन है, सर्कुलर, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज IG। IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलोगे? इम्यूनोग्लोबिन। और कैसे बना होता है ये? अभी तुमने देखा भाई कैसे। इट इज मेड अप ऑफ 2 heavy and 2 light chain. Okay, 2 heavy and 2 light chain. तो H से हैवी को डिनोट किया मैंने और L से लाइट को, ठीक है। सो गिव्स अ फॉर्मूला ऑफ H2L2। ओके, इसके बेस पे ही हम देखते हैं कि अलग अलग एंटीबॉडीज में अलग अलग ज्यादा या कम हैवी चेन लाइट चेन ये होते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ना 4 या 5 प्रकार के होते हैं। देखो 12th लेवल और नीट लेवल पे तुम्हें 4 ही ध्यान रखने हैं, आगे जाके कॉलेज में तुम लोगों को 5 पढ़ने होंगे। तो मेनली कौन से 4 होते हैं तुम्हारे नीट लेवल पे वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अगर देखें हम, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी देखें तो IgG, IgA, IgM और IgE, ठीक है। और इसको अगर इनके एक के रोल देखें हम, तो देखो बेटा मैंने ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, पता है। सबसे अगर कंसंट्रेशन देखें तो सबसे कम, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी, फिर कम, फिर कम, फिर इसे। और रोल देखेंगे तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड IgG है, और सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड IgG है। तो यही एक अमाइनो एसिड है जो मदर से बेबी को, एम्ब्रियो में, जब अगर बात करें ना कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो जो एम्ब्रियो है उसको, मदर से बेबी को सिर्फ IgG एंटीबॉडी मिलता है। यानी कि प्लासेंटा के थ्रू सबको पता है कि बेटा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है, प्लासेंटा के थ्रू मदर से बेबी को न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है, उसके साथ साथ IgG एक एंटीबॉडी है, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, मदर के ब्लड में वैसे सब एंटीबॉडीज होंगे बेटा, बट एक यही एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा। प्लासेंटा लेयर होती है सेल्स की, उनको क्रॉस करना हर एंटीबॉडीज के मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट ये एंटीबॉडी छोटा होता है, इसलिए इट कैन क्रॉस प्लासेंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इट कैन क्रॉस प्लासेंटा। ओके, फिर इसकी बात करें तो ये हमारे म्यूकस, म्यूकस जहां पे भी होता है, जैसे माउथ में भी हल्का फुल्का म्यूकस होता है, माउथ, ट्रैकिया, इसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, जहां पे भी, तो इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस, इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस। ओके, M सबसे लार्जेस्ट होता है और ये ब्लड में होता है, इट इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी IG है ना, इम्यूनोग्लोबिन। और E ऐसे एलर्जी को, वैसे एलर्जी तो A से होता है पर E से एलर्जी ध्यान रखना, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में हमारे
बॉडी में आईजीई रिलीज होता है, चाहे नोज में हो या कहीं पे भी एलर्जी हो, ज्यादातर आईजीई। तो इट इज सिक्रीटेड, सिक्रीटेड कब सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ओके, तो ये हम देखें एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करता है। तो ऐसे अगर देखो तुम्हें सीक्वेंस याद रखना हो ना, तो तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो कैसे, गेम, GAMA है ना, गेम। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम एंटीबॉडीज के नाम। तो हमने एंटीबॉडीज देख लिया। अब देखो, अब ये एंटीबॉडीज या जितने भी इम्यून सेल्स है, लिम्फोसाइट्स, उनको बनाता कौन है? तो बेसिकली जितने भी लिम्फोसाइट्स है, यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनको बनाता कौन है? लिम्फॉइड ऑर्गन, और इनको मैच्योर करता है। तो हमारे बॉडी में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स, क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स बनाने में और उनके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम देखें लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो दो तरह के होंगे, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहां पे वो बनेंगे, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पे वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहला, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम देखें तो दो होंगे। पहला बोन मैरो, बोन मैरो, भाई ये तुम्हें सबको पता होना चाहिए। देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो ब्लड सेल्स, सभी ब्लड सेल्स है, तो मैंने सुबह बताया था, सभी ब्लड सेल्स हमारे बोन में बनते हैं ना, बोन्स के मैरो में, इसे बोलते हैं बोन मैरो। तो ये बोन मैरो हो गया, और इसी बोन मैरो को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो बेटा, ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ब्लड में ही क्या है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो सबसे मेन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनते कहां है? बोन मैरो में। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में है, बट जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो मेच्योर होता है थाइमस में, इसलिए उसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी मतलब थाइमस। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी एक बार बताया था। अब देखो, तो इट इज द साइट वेयर टी सेल एंड बी सेल आर फॉर्म्ड, but only only B cell is matured. मैच्योरेशन किसका होता है? सिर्फ बी सेल का। ओके, तो बोन मैरो को हम बेसिकली प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। ओके, और ये भी लिख सकते हो, ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, ओके, ध्यान से। अच्छा, अब अगर हम देखें दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा, तो थाइमस है ना, थाइमस। और ये वो ऑर्गन है जहां पे देखो स्टर्नम के जस्ट पीछे, ये जो हमारे दो रिब्स, ये रिब्स होती है ना, 12 रिब्स, इनके जस्ट बीच में जो स्टर्नम होता है, उसके पीछे होता है थाइमस, सेंटर पे, यहाँ पे। और ये बच्चों में ज्यादा डेवलप्ड होता है, पर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ना, 10, 12, 15 साल के बाद धीरे धीरे डिनेचर होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो इट इज द साइट वेयर टी लिम्फोसाइट्स आर मेच्योर्ड, ये ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट्स आर मेच्योर्ड। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अब ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बना तो दिए, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये अब ये जहां के स्टोर होंगे ना, यहाँ पे, उनको बोलेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये कहां स्टोर होंगे वो हम देखेंगे, क्या? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, देखो बेटा, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पे ये वर्क करते हैं, तो सबसे पहला देखो, ये जो जितने ये थाइमस और बोन मैरो जब बनते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में, देखो बॉडी में हमारे दो तरह के वेसल्स होते हैं, आर्टरी और वेन जो होगी वो ब्लड वेसल्स हो गई, और दूसरी होती है लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें सिर्फ ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पास होते हैं। तो दो तरह की वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स।
और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इसी लिम्फेटिक वेसल से जाते हैं और स्टोर होते हैं कई कई जगह। पूरी बॉडी पे छोटे छोटे नोड्स होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स को स्टोर, लिम्फोसाइट्स को स्टोर करते हैं बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। तो जैसे एक से देखो कोई वेसल जाएगी और आगे जाके एक छोटा सा नोड होगा, फिर ये वेसल जाएगी, तो इस नोड में ये लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं और इनको हम बोलते हैं क्या, नोड, लिम्फ नोड। ओके, तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा क्योंकि वहां पे स्टोर हो रहा है और वर्क कर रहा है। तो क्या बोल सकते हो, ये द एरिया वेयर lymphocytes are stored or performed. ओके, ध्यान रखना। एग्जाम्पल पहला है, इसमें देखा जाए तो लिम्फ नोड, अभी बताया मैंने लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड तो this is a node which stores lymphocytes and transport through, कैसे करेगा, lymphatic vessel के through lymphatic vessels। ओके, दूसरा बी। अब बेटा देखो एक और एक सब, अगर जिसको पता हो तो अच्छी बात है। देखो एक हमारे बॉडी में जो भी आरबीसी होता है ना, वो 120 डेज बाद स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए स्प्लीन जो हमारे जस्ट जो स्टमक होता है ना, और उसे थोड़ा सा साइड में होता है, तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी बट वहां पे ये लिम्फोसाइट भी स्टोर होते हैं, तो इसलिए स्प्लीन को भी कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, स्प्लीन इज द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड। तो ये पहला पॉइंट लिख सकते हो क्या, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इट इज द ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड यानी मुर्दाघर है ना, जहां पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड also stores lymphocytes। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान रखना है, माल्ट क्या होता है बेटा, म्यूकोसल एसोसिएटेड। देखो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये बॉडी में हमारे कई जगह होती है टिश्यू, जैसे ट्रैकिया में यहाँ म्यूकस होगा। देखो म्यूकोसल एसोसिएटेड यानी म्यूकस से एसोसिएटेड है और लिम्फॉइड टिश्यू है। तो ये ट्रैकिया में, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो बॉडी में कई जगह पे यहाँ पे होगा ये मार्ट, और इसलिए इसे बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, अगर देखा जाए तो इट इज present in mucosal area। म्यूकस एरिया लिख सकते हो, ओके, लाइक इंटेस्टाइन एंड दिस। ओके, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एंटीबॉडीज। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो हाँ बेटा देखो, अब जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ना, वो भी दो तरह की होती है। तो अगर हम एडेप्टिव इम्यूनिटी या इम्यूनिटी की टाइप देखें, तो या तो हमारी बॉडी खुद बनाए, या तो हम बाहर से कभी कभी मतलब एंटीबॉडीज बनाए रहते हैं। कैसे, मान लो किसी को स्नेक ने काटा, तो स्नेक के मॉलिक्यूल कंफर्म है, सबको पता है कि भाई ये मॉलिक्यूल है स्नेक के, तो उसके प्रति एंटीबॉडीज लैब में बन चुके हैं। तो वो एंटीबॉडीज हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी बॉडी खुद एक्टिवली वर्क नहीं करी। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। बट हमारी बॉडी जब खुद वर्क करी है तो हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो या तो एक्टिव इम्यूनिटी या तो पैसिव इम्यूनिटी। अब पहले एक्टिव इम्यूनिटी देखें, भाई हमारी बॉडी खुद काम कर रही है, तो सिंपली जब नेचुरल वे में काम करे। अब तुम बोलोगे सर आर्टिफिशियल क्या है, देखो नेचुरल वे में यानी खुद से ही पैथोजन आया और हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाने लगी, ठीक है। बट वैक्सीन जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, हम हाफ किल्ड यानी बहुत वीक वायरस डालते हैं या कभी कभी डेड वायरस भी डालते हैं। तो हमने वो डाला, उसके प्रति हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज बना रही है, तो बना तो हमारी बॉडी है एक्टिव, बट हम
नेचुरली नहीं बनी ना, नेचुरली कोई पैथोजन नहीं गया, बैक्टीरिया वायरस अपने आप से नहीं गया, हमने खुद डाला, और वो भी कैसा, वीक या अधमरा, जिससे हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगे और अच्छे से बना पाए। तो या तो आर्टिफिशियली या तो नेचुरली। तो ये कब होगा, ड्यूरिंग, ये कब बनेगा, ड्यूरिंग नॉर्मल पैथोजन अटैक, नॉर्मल पैथोजन अटैक। और ये कब होगा, डेवलप्ड ड्यूरिंग वैक्सीन प्रोसेस। ओके, तो वैक्सीन से यार तुम लिख भी सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन, वैक्सीनाइजेशन या बोलेंगे वैक्सीन। ओके, तो वैक्सीनाइजेशन ज्यादा चलेगा, वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। अब बात करें पैसिव इम्यूनिटी, यानी हम बाहर से कैसे लेते हैं। तो देखो, एक तो नेचुरली, मतलब बस समझ रहे हो, किसी और की बॉडी में बनाओ और किसी और को दे रहे हैं। अब ऐसे तो देना बहुत, जैसे भी तुमने सुना होगा कोरोना के टाइम पे हम क्या कह रहे थे कि प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के बॉडी में एंटीबॉडीज बना है तो हम किसी को दे सकते हैं। बट हम कॉमन एग्जांपल देखें ना तो मदर मिल्क होगा बेटा। देखो, मदर के मिल्क में ना कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो बेबी को, जब मदर अपना मिल्क बेबी को फीड करती है तो वहां पे IgA एंटीबॉडीज आता है। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा एंटीबॉडीज में IgG जो होता है सबसे छोटा, IgG। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल IgG किससे मिलता है, मदर के प्लासेंटा से बेबी को, है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लासेंटा टू एम्ब्रियो या बेबी, है ना भाई। पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि जो अभी बताया मैंने कि मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो या फिर ऐसा को, वैसे सभी मिल्क में होता है, बस कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशनल है ना, फर्स्ट मिल्क होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अदरवाइज मदर के मिल्क से बेबी को IgA मिलता है, ये ध्यान रखना। तो IgA कहां से, फ्रॉम मदर मिल्क, फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी। ओके, जैसे बोलते हैं क्या, नॉर्मली मदर मिल्क बोलते हैं तो बेबी को या इन्फेंट को, वैसे 0 से लेके 2 ईयर तक के बच्चों को हम इन्फेंट बोलते हैं ज्यादातर। ओके, अब बेटा बात सुनो। अब ये तो तुमने बोला सर नेचुरली किसी बॉडी में बना और दूसरे की बॉडी में ऐसे किया। दूसरा आर्टिफिशियली कैसे, अभी बताया मैंने, स्नेक वैनम, यानी जब कभी वैनम के अगेंस्ट। तो एग्जांपल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है एंटी वैनम सीरम। क्या है, एंटी वैनम सीरम। और दूसरा क्या है, जैसे एग्जांपल एंटी टेटनस सीरम, ये भी बहुत अच्छा तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया है, एंटी टेटनस सीरम। टेटनस एक बैक्टीरिया है बेटा, और जब वो वर्क काटता है तो हम जैसे कभी चोट लगती है तो हम टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, इसी वजह से कि वो टेटनस ना हुआ हो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी, तो ये दो तरह से देखो, नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव दोनों में आएगा, और आर्टिफिशियली एक्टिव पैसिव दोनों में आएगा। ठीक है, अब हम बात करें वैक्सीन की। तो वैक्सीन की, तो व्हाट इज वैक्सीन, या वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। तो देखो ध्यान से, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन क्या होता है भाई, नॉर्मली हम देखो किसी वायरस और कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया जो हमारी बॉडी में आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बना पाए या उसे मार पाए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो वायरस और जो बैक्टीरिया यानी कोई भी पैथोजन होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, बट हम क्या करते हैं उस वायरस या बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को थोड़ा सा वीक करते हैं, और तब यानी अधमरा करते हैं, या तो उसे सिंपली डेड कर देंगे। पर डेड हम दोनों ऑप्शन लेते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ। तो वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम नेचुरली नहीं बट आर्टिफिशियली अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक पैथोजन के प्रति। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज वैक्सीनेशन,
डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट a particular या a specific pathogen in artificial manner ओके। अब कैसे, तो देखो देर आर 3 स्टेप्स, तुम्हारे लोगों में से 3 है, देखो देर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहला भाई हम क्या करें, सीधा डेड वायरस डाल दें, डेड पैथोजन। तो इसे क्या कहेंगे, हीट किल पैथोजन इंसर्टेड इन, है ना, इन ह्यूमन, इन पर्सन and immunity develops against antigen of that pathogen। भाई देखो सुनो, कोई भी पैथोजन, मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसके प्रति कोई बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर कोई प्रोटीन होगा, हमने उसे बनाया नहीं या फिर हीट किल कर दिया, यानी किल कर दिया, तो ये प्रोटीन जो होगा वो पूरा इतना हिसाब से करते हैं कि पूरा प्रोटीन डीनेचर ना हो, बट ये वायरस या बैक्टीरिया ये डेथ हो जाए, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये मर जाएगा और हम यही उस किसी भी इंडिविजुअल में डालेंगे। अब इस जो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी में अननोन आता है ना, तो उसके प्रति एंटीबॉडीज बनती है और बी सेल वर्क करने लगते हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो यही होगा, तो एंटीबॉडी डेवलप होने लगेगी। और दूसरा हमने स्ट्रेटेजी क्या की, मान लो बेटा, अगर मान लो मैंने बोला कि जब हमने हीट किल किया तो वो जो अपना प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा होगा, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अपने ऊपर प्रोटीन या कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा हो, क्या पता वो भी खराब हो जाए, वो भी डीनेचर हो जाए या उसका कंफर्मेशन चेंज हो जाए, तब क्या होगा, तब जो इम्यूनिटी डेवलप होनी होगी ना वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम हीट किल वाला प्रोसेस ज्यादा नहीं लेते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीक वायरस, वीक पैथोजन, या इसको हम पता है क्या बोलते हैं, एटीन्यूएटेड, इस प्रोसेस को बोलते हैं एटीन्यूएटेड इज इंसर्टेड इनटू पर्सन, so the immunity develops against it, immunity develops against it। भाई अब वीक पैथोजन होगा तो थोड़ा बहुत उसके प्रोटीन भी आराम से रहेंगे ही, यानी कि प्रोटीन, किसी वीक पैथोजन के प्रोटीन तो दिखते रहेंगे और वो हमें इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए हम वीक वाला ज्यादातर लेते हैं। फिर साइंस ने और ज्यादा रिसर्च किया और आगे जाके हमने क्या किया, डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो थर्ड जो प्रोसेस था, जो थर्ड प्रोसेस था, वो थर्ड प्रोसेस क्या था कि हमने क्या किया, हम अब जो नया कोरोना वायरस में भी यही किया, हमने पता क्या किया, डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, हम कोरोना वायरस का डीएनए लिया और हमने एक रेट्रो वायरस या फिर एडिनो एसोसिएटेड वायरस किसी वायरस में डाल देंगे और उसके अंदर जो हार्मफुल जीन होंगे, डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं ना, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे और कुछ हमें इन्फेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो हम इन्फेक्ट करने वाला डालेंगे, रहने देंगे। देखो मान लो किसी के ब्लड में मैंने जो वायरस डाला उसमें एक जीन तो मैंने जो इन्फेक्ट करने वाला है वो रहने दिया, बट जो अपनी कॉपी बढ़ाने वाला उसमें जीन है वो मैंने हटा दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये इन्फेक्ट तो कर देगा, यानी अंदर चला गया, बट अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, अपनी कॉपी तो बना नहीं पाएगा, बट अंदर तो चला गया, और जैसे अंदर गया तो बी और टी सेल क्या करेंगे, इसके प्रति एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। तो इसीलिए हम ज्यादातर ये डीएनए टेक्नोलॉजी वाला यूज करते हैं। ठीक है, बाय द यूजिंग
DNA technology method the immunity can be developed. Immunity can be developed against a particular pathogen, a specific pathogen. ये लिखो, ठीक है, a specific pathogen. ओके, तो ये था वैक्सीनेशन. अब अगर हम देखें अगला क्या, वैक्सीनेशन के साथ अब देखो कईयों का एलर्जी होती है, तो एलर्जी का रिएक्शन देखें. व्हाट इज एलर्जी? या एलर्जी को हम पता है एक और बोलते हैं हाइपर टेंशन, सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी. क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी. बेटा बात सुनो, देखो मान लो किसी मॉलिक्यूल, जैसे अगर तुमने देखा होगा किसी को एग से एलर्जी होती है, किसी फिश से, या फिर किसी को बैगन से एलर्जी होती है ना. कोई भी मॉलिक्यूल होगा किसी से, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को डॉग से एलर्जी होती है. एलर्जी मतलब क्या? उसके अंदर देखो बेटा, एलर्जी हमेशा ना किसी ज्यादातर नॉन लिविंग पार्टिकल से होगी. लिविंग पार्टिकल कभी नहीं होते एलर्जी वाले, क्योंकि लिविंग पार्टिकल जाएगा तो तुम्हें बीमार कर देगा. बट नॉन लिविंग पार्टिकल एक कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि तुम्हें क्या करते हैं, जिसके प्रति तुम ज्यादा सेंसिटिव होते हो, इसलिए जैसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स अ पर्सन इज हाईली सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल. ध्यान रखना. तो ये भी कह सकते हो क्या कि when a person is highly sensitive to a molecule, ज्यादातर क्या लिखोगे? नॉन लिविंग. ओके, उसी को बोलते क्या है? इज कॉल्ड एलर्जी. और जो मॉलिक्यूल होता है इज कॉल्ड एलर्जी, एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलर्जेंस. मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस. इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस. अब एलर्जेंस में तुम एग्जांपल लिख सकते हो भाई, कौन कौन से तुम्हें पता है. एलर्जी ज्यादातर किस होती है? पॉलन ग्रेन्स. ओके, पॉलन ग्रेन्स हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो एग हो गया, या कोई भी है ना. तो एग्जांपल तुम इसमें पॉलन ग्रेन देखो, सबसे अच्छा होगा पॉलन ग्रेन. डस्ट, किसी को डस्ट से भी एलर्जी होती है. कई लोग होते हैं ना जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको हल्का सा डस्ट भी, धूल मिट्टी में जाए उनको सर्दी खांसी होने लगती है. फिर एग एक्सेट्रा. अब एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं बेटा. ठीक है, तो अगर एलर्जेंस की बात करें तो ये है. ठीक, तो ये एलर्जिक रिएक्शन. अब हम इस समय क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं बाहर से, जिसे कहते हैं एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल. तो वी यूज एंटी एलर्जिक मॉलिक्यूल लाइक. ये ध्यान रखना बेटा. वैसे जब हमें रिएक्शन होती है ना, तो एलर्जी के दौरान बेसोफिल सेल ज्यादा काम करते हैं. तो ये तुम लिख सकते हो ये पॉइंट क्या, कि ड्यूरिंग दिस टाइम बेसोफिल सेल वर्क एंड दे प्रोड्यूस हिस्टामाइन्स एंड सीरोटोनिन. तो ये बात ध्यान रख सकते हो क्या, कि ड्यूरिंग एलर्जी बेसोफिल cells produces histamines and serotonin. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, histamines and serotonin. और इसीलिए हम यूज करते हैं एंटी एलर्जिक में एंटी हिस्टामाइन या एंटी हिस्टामाइन. सो ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन वी यूज एंटीहिस्टामाइन्स. क्या बोला मैंने? एंटीहिस्टामाइन.
एंटी हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइंस मेन लिखो, ठीक है। हेपेरिन्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक। तो ये हम एलर्जिक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है।